देखेंगे पैसा
बात होगी। अब देखो हिंदी में बहुत सारे नाम लिखे हुए मिलेंगे आपको, कभी कोटिपूरक लिखा हुआ मिलेगा, कभी केवल पूरक कोण लिखा हुआ मिलेगा, कभी कभी अनुपूरक लिखा हुआ मिलेगा। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो पढ़ लेना इंग्लिश में, अगर कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हो इसका मतलब कोटिपूरक कोण की बात हो रही है। दूसरा बताया था संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। अगर किसी को याद आ रहा हो तो बता दो क्या होता है कोटिपूरक। देखो दो ऐसे कोण जिनका टोटल अगर 90 है, अगर दो कोणों का टोटल 90 होता है तो वो एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाते हैं। मतलब आप ये समझ लो किसी भी कोण का कोटिपूरक कोण निकालना है तो एक ऐसा कोण चाहिए जिसको जोड़ने पर 90 है। 10 डिग्री का अगर कोटिपूरक कोण निकालना है तो सीधी सी बात है कितना होना चाहिए 80 डिग्री। 10 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। अब 80 डिग्री का अगर कोटिपूरक निकालेंगे तो 10 डिग्री है। बात तो वही है, 10 में 80 जोड़ेंगे तो भी 90 आएगा, 80 में 10 जोड़ेंगे तो भी 90 आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब दो ऐसे कोण जिनको ऐड करने पर 180 डिग्री आता है, बस यही डिफरेंस है। तो अगर आपको कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं 90 में से माइनस करके निकालते हैं। जिस कोण का कोटिपूरक कोण निकालना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 90 में से माइनस करो। जैसे 90 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 80। और अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो आपको माइनस करना है किसमें से 180। अब चलो समझ एक कोण का मान उसके कोटिपूरक से 18 डिग्री कम है, ना तो कोण पता है ना उसका कोटिपूरक। कभी भी आप ये कोशिश मत करना कि चलो हम बेसिक तरीके से करेंगे, कोण मान लिया फिर उसका कोटिपूरक कोण से ये 18 कम है उस हिसाब से आप बता। पहले तो देखो आप जैसे अगर आप चाह रहे हो कि हम इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो कोण आपको पता नहीं है, आपने मान लिया कोण कितना है x। अब या तो इसका कोटिपूरक कोण आप मानो जिस हिसाब से कंडीशन बताइए। कंडीशन क्या बताइए, कोटिपूरक कोण से ये जो कोण होना चाहिए कितना कम होना चाहिए 18 कम होना चाहिए। लेकिन आपको पता है जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कोटिपूरक कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 90 में से माइनस कर लेते हैं। अगर आपको इस कोण का कोटिपूरक कोण निकालना है तो आप क्या करोगे 90 में से तो माइनस करोगे। तो 90 में से हम माइनस करेंगे किसे, ये हमने कोण माना था और इसका कोटिपूरक कोण 90 माइनस x। इनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, कौन सा वाला कम है, ये कोण इस कोटिपूरक कोण से 18 डिग्री कम है। तो आप इस कंडीशन को कैसे लगाओगे, अगर आप कोण लिख लिया, ये जो कोण होगा ना ये कोटिपूरक कोण से कितना कम होना चाहिए 18। तो इसका जो कोटिपूरक कोण होगा उससे 18 कम होने का मतलब 18 इसमें से माइनस करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। कोण कितना है हमारा, कोटिपूरक कोण हमने कितना माना था 90 माइनस, और माइनस में कितना है कि माइनस वाला x इधर ले आएंगे 90 में से 18 माइनस हो जाएगा 72। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 36 डिग्री। इसका मतलब जिस कोण की बात हो रही है वो कितनी डिग्री है 36 डिग्री। अब 36 का कोटिपूरक निकाल के देखो 54 डिग्री तो आएगा। 54 डिग्री से 18 कम होता है ना 36, लेकिन ये तरीका गलत है। आपको कोटिपूरक कोण की अगर बात हो रही है तो आपको पता है टोटल कितना रहेगा। दो ऐसे कोण जो कोटिपूरक है तो उनका टोटल कितना रहेगा 90 है। टोटल कितना रहेगा। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो दे रखा है कितना है डिफरेंस, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे। अगर दो एंगल का टोटल और डिफरेंस कोई भी दो वैल्यू है, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में बात हो रही है टोटल और डिफरेंस पता है तो उनको इक्वेशन बना के सॉल्व मत करो। मैंने आपसे कहा यार एक बार ऐड करके आप आधा कर दो, 90 प्लस 18 कितना होगा 108, और आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। और एक बार आप माइनस करके आधा करो, 90 माइनस 18 कितना आ जाएगा 12, और आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो हमारे पास वो दोनों कोण आ गए जिनकी बात होती है, एक 36 डिग्री और एक 24। लेकिन हमारा जो कोण है वो कम रहना चाहिए, कोटिपूरक ज्यादा रहना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों में बात करें कौन सी वैल्यू कम है 36। इसका मतलब जो कोण है वो कितने डिग्री का है, और इसका जो कोटिपूरक होगा वो कितना होगा 24 डिग्री। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि
एक कोण अपने संपूर्ण कोण का 3/5 है, तो वह कोण कितना होगा ये आपको बताना है। हमेशा हम यही कंडीशन लगा देते हैं ना, कोण अगर हमें पता है तो फिर हम उसका संपूरक या कोटिपूरक 90 में से 180 में से घटा के मान। दूसरा तरीका ये भी है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखा कोण और यहाँ पर लिखा कोण, सॉरी संपूरक। आप रेशियो पढ़े थे, मैंने कहा था ना कि अगर ऐसा डेटा दे रखा हो तो रेशियो में आप बदल सकते हैं। आपका जो कोण है ना वो अपने संपूरक कोण का कितना है 3/5, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि संपूरक कोण अगर मेरा 5x होगा तो कोटिपूरक कोण कितना होगा 3x, क्योंकि 3/5 का मतलब ये है कि 5 की रिस्पेक्ट में ये वैल्यू 3 होगी। अब इसी रेशियो को मैनेज करना है, आप अगर इसको 5 मानेंगे तो ये कितना होगा 3, 5 और 3 है नहीं, इस रेशियो में होगा। 3/5 का मतलब क्या होता है, 3/5 का मतलब यही तो होता है कि कोई वैल्यू है जो 5 की रिस्पेक्ट में कितनी है 3, तो मैंने इसको 5x मान लिया और इसको कितना मान लिया। आपको पता है इनका जो टोटल होगा 5x और 3x को जोड़ो कितना आ जाएगा, दोनों का टोटल कितना है 8। और अभी बताया कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो उनका जो टोटल रहना चाहिए वो कितना डिग्री रहना चाहिए 180। तो यहाँ से अगर हम इसका टोटल 180 डिग्री रख देंगे तो हमें पता लग जाएगा ना x का मान, तो यहाँ पर लिख लीजिए 180 डिग्री। अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 45/, यानी कि 22. अगर 8 से इधर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.5 डिग्री आ जाएगी। ये वैल्यू किसकी है, ये हमें निकालना क्या है कोण की। तो हमारा जो कोण है वो कितना है 3x, x का मान हमने यहाँ लगा दिया 22.5। अगर आप इसको सरल करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 67.5, 22 × 3 66, 67.5 डिग्री। तो हमारा जो कोण है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है वो कितने डिग्री का है 67.5 डिग्री। पहले दो स्टेटमेंट लिखे दिख रहे होंगे, एक जगह आपको बोला गया कोटिपूरक और एक जगह बोला गया, तो आगे पीछे करने की कोशिश करना। मतलब आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताएंगे कि 32 डिग्री का कोटिपूरक कोण कितना होगा। कैसे निकालते हैं, 90 में से माइनस। अगर 90 में से अपनी 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना बचा। अभी सॉल्व नहीं हुआ, उसके बाद एक और स्टेटमेंट है, आपसे कहा गया इसका आपको संपूरक कोण, संपूरक कोण किसका निकालना है 32 डिग्री का नहीं निकालना, जो कोटिपूरक आया है इसका संपूरक कोण निकालना है। तो इस 58 डिग्री का अब हमें एक बार क्या निकालना होगा संपूरक कोण। एक साथ करने की कोशिश करना, दो स्टेटमेंट है ना, तो पहले वाले स्टेटमेंट को पहले सॉल्व करो, 32 डिग्री का कोटिपूरक निकाल लिया। अब इसका कोटिपूरक कोण कितना आ रहा है 58 डिग्री। हमें इसके बाद इसका संपूरक कोण और एक बार निकालना है, और संपूरक कोण निकालने के लिए हम लोग किसमें से माइनस करेंगे 180 माइनस 58। 180 में से 58 घटाइए कितना बचेगा 122। इस सवाल को देखो जरा, क्या भी आप इस तरीके से देखिए, ये एंगल भी लिखा हुआ है, आपको पता होगा इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री, इसको बोलते हैं मिनट और इसको बोलते हैं, और एक और भी यूनिट होती है कोण नापने की जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियन। एक यूनिट और होती है जिसको क्या बोलते हैं, बता सकते हैं रेडियन क्या होता है। बताएगा रेडियन होता है, यूनिट होती है तो पता ही होगा, लेकिन होता क्या है। जैसे ये तो पता है, सबने पढ़ा है डिग्री को, एंगल मेजर। पाई का नाम सुने, कुछ नहीं है, बस ये समझ लो 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम लोग पाई रेडियन के बराबर मानते हैं। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमें पाई से डिवाइड करना होता है किसे 180। तो है कुछ नहीं, है डिग्री में, बस उसको एक और नई यूनिट बना दी कि 180 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी पाई रेडियन। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि लीटर क्या है, उसने बताया था लीटर के बारे में, कुछ लीटर के बारे में नहीं बताया था। लीटर यूनिट तो है लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचा गया होगा, ऐसे कैसे किसी भी डिसाइड कर लिया कि इसको हम 1 लीटर मानेंगे। 1 लीटर की क्वांटिटी सबके यहाँ सेम ही होती है, कैसे बनाया गया लीटर, सब तो भूल जाते हैं बताएगा कोई। मैंने ये कहा था कि अगर कोई बॉक्स जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई भी 1 मीटर, उसकी बॉक्स लिया, उसमें जो लिक्विड आता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो 1000 लीटर के बराबर है। तो है कुछ नहीं, एक
लीटर का बॉक्स लिया, उसमें जितना लिक्विड था उसको हमने 1000 लीटर माना। अब उसके 1000 टुकड़े कर दो, 1000 टुकड़े कर देंगे तो 1 लीटर आ जाएगा। चलो फिलहाल अभी तो हम इतना समझते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बताओ भाई? 60। और 1 मिनट में सेकेंड उतने ही होते हैं। जैसे हम लोग टाइम की बात करते हैं, 1 मिनट में कितना होता है? तो अब हम जरा आगे की बात करें, संपूर्ण कोण निकालने के लिए हमको घटाना किसमें से पड़ेगा भाई? 180 डिग्री। अब ये वैल्यू घटाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप 180 डिग्री को कैसे नहीं लिखेंगे? पहले आप देखो समझते जाना। मैंने क्या किया, इसको पहले चेंज किया, 179 डिग्री, तो बचा कितना? 1 डिग्री बचा। 1 डिग्री को मिनट में चेंज करो, 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 60। लेकिन तब भी बात नहीं बनेगी, हमारे पास तो डेटा सेकंड तक है। तो एक बार और इसको चेंज करते हैं। आपको इसको तीनों फॉर्मेट में चेंज करना होगा। 179 डिग्री 60 मिनट में से हम सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे 59 मिनट। 1 मिनट बचा हमारे पास, 1 मिनट को हमने सेकंड बना लिया। कितने सेकंड होंगे? 60। तो आप 180 डिग्री को ऐसे लिख लेंगे तो आपको घटाने में दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या माइनस करना है इसमें से? 37 डिग्री 49 मिनट और 13 माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितना आएगा इसका संपूर्ण कोण। 60 में से 13 घटा लो, कितना बचा? 47। सॉरी 47। 59 में से 49 घटाएंगे 10, और 9 में से 7 घटाएंगे तो 17 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 14। यानी कि इसका जो संपूर्ण कोण आएगा 142 डिग्री 10 मिनट 47 सेकंड के बराबर है। अच्छा, बाई चांस ऐसा भी हो सकता है नीचे वाली वैल्यू यहाँ बड़ी होगी तो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन कैसे हो सकता है? 60 मिनट के बाद तो फिर वो नहीं होगा। तो ऐसा मत सोचना नीचे वाली वैल्यू हमेशा छोटी ही होगी। और वैसे भी अगर कभी इत्तेफाक से अगर लगे कभी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी अगर बड़ी वैल्यू, तो इधर से 1 मिनट लेना, इधर कितने हो जाएंगे? 60 सेकंड। 60 सेकंड और 60 सेकंड कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। जितनी जरूरत हो उस हिसाब से आप घटा लें। एक कोण का संपूर्ण कोण और कोटिपूर्ण कोण आपको दे रखा है, लेकिन उसको इस फॉर्मेट में दे रखा है। ये 5 से 1/2 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 11/2। 5 से 1/2 को 11/2 लिख सकते हैं ना, तो इसको 11/2। अब करेंगे कैसे इसको? हमें निकालनी कोण की वैल्यू कितनी हो। अगर याद हो तो मैंने लिखाया था कि किसी भी कोण के लिए पर्टिकुलर एक एंगल है जिसका कोटिपूर्ण और संपूर्ण कोण अगर आप निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 90, क्योंकि कोटिपूर्ण कोण निकालने के लिए 90 में से घटाते और संपूर्ण कोण निकालने के लिए 180 में से आपने इसको घटाया और 90 में से इसको घटाया, तो जो वैल्यू आएगी ओवरऑल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 90। तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? डिफरेंस कितना होगा? 90 होगा। दूसरी चीज, बड़ा कौन सा होगा? संपूर्ण कोण या कोटिपूर्ण कोण? अरे संपूर्ण कोण बड़ा होगा क्योंकि 180 में से घटाते हैं वहां, और यहाँ पर किस में से घटाते हैं? 90 में से। तो आप ये समझ लो किसी भी कोण की अगर अपने बात कर रहे होंगे ना, तो संपूर्ण कोण ऐसा कभी भी अगर लगे आपको तो संपूर्ण कोण और कोटिपूर्ण कोण का डिफरेंस आप 90 लगा देना। अगर आप संपूर्ण कोण में से किसी भी एंगल का कोटिपूर्ण कोण आप माइनस करते हैं तो आप समझ लेना जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो हमारा संपूर्ण कोण तो यहाँ पर कितना दे रखा है? 11x, और प्लस में कितना है? 6। इसमें से हमको माइनस क्या करना है? 11/2x। इसको ऐसे 11x अपॉन इनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। अब सॉल्व करना रहेगा, क्या करें? या तो आप भाई 2 का मल्टीप्लाई करके एलसीएम लो, ये भी पॉसिबल। आप अगर नीचे एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 2। लेकिन यहाँ पर डिवाइड में 2 नहीं है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 22 से, 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 डिग्री, और ये माइनस का कितना है? 11। बराबर में हमारे पास कितना है? तो अगर y6 में से 11x माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 11x बचेगा। डिवाइड वाला 2 90 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड वाला 2 अगर 90 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180। मैंने कुछ नहीं किया, 22x में से 11x माइनस कर दिया, डिवाइड वाला 2 उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस का 12 उधर जाके और माइनस कर दिया, 12 उधर करके माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर आप 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 168। ये तो बचे x की वैल्यू आप निकाल लोगे। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 168 अपॉन में कितना आ रहा है? 11। घटना तो है नहीं पूरा पूरा, आपको कोण पता करना है, लेकिन आपने सिर्फ अभी तक x की वैल्यू निकाली। आप x की वैल्यू अगर यहाँ पर निकालेंगे तो कोटिपूर्ण कोण पता लग जाएगा ये वाला,
11 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 168 और डिवाइड में कितना है तो 11 से 11 हमारा कैंसिल हो गया 2 से इसको डिवाइड कर 2 का 8 बार और 2 का 4 बार यानी कि जो कोटिपूरक कोण है वो कितने डिग्री के बराबर होता है 84। लेकिन ये कोण की वैल्यू नहीं आई है उसके कोटिपूरक कोण की वैल्यू आई। तो अब आप मुझे बताइए कि जिस कोण का कोटिपूरक ठीक है 84 डिग्री उस कोण की वैल्यू कैसे निकालना है। बात हो रही है कोटिपूरक की और कोटिपूरक की बात हो रही है तो टोटल कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो 84 में कितना जोड़ने पर 90 हो सकता है 6 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो कोण होगा वो कितनी डिग्री का होगा 6 डिग्री। अच्छा कैलकुलेशन बढ़ाने में तो चलो कुछ नहीं आप कितनी भी लाइनें आगे तक बढ़ा दो लिखने का नंबर मिलेगा ही मिलेगा सोल्यूशन तक कि आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। आपको जब पता था कि 11x में से 11/2x रहता है डिवाइड 2 से करते तो क्या होता है आधा ही तो होता है। तो अगर आप 11x में से आधा घटा देंगे आधा ही तो बचेगा। मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते थे 11x/2 इस लाइन को यही खत्म कर देते 11x में से 11x अगर घटाएंगे सॉरी 11x का आधा घटाएंगे तो 11x का आधा ही तो बचेगा 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा 6 उधर माइनस हो जाएगा तो कितना बचा 84। अब 11x/2 डायरेक्ट पता लग गया था ये बात इसकी वैल्यू कितनी आ रही मतलब जो 3 लाइनों में 4 लाइनों में खत्म किया वो एक लाइन में खत्म हो सकता है। तो थोड़ा सोच लिया करो जिससे कि हो सकता है कभी टाइम भी बच जाए। एक कोण अपने कोटिपूरक कोण के 4 गुने से 5 डिग्री ज्यादा है। चलो मुझे सबसे सही लगता है पता है क्या कि आप 90 - x 180 - x करके मत करो उसको केवल कंडीशन पढ़ो थोड़ा सा इजी रहेगा। एक कोण अपने कोटिपूरक कोण के कितने गुने से 4 गुने। तो आप सबसे पहले पता है यहाँ कंपेयर हो रही है किससे हो रही है कोटिपूरक हो रही है। तो आप कोटिपूरक कोण अपनी तरफ से कुछ भी मान लो मैंने यहाँ पर कितना मान लिया। अब आपको पता है कि अगर कोण की वैल्यू चाहिए तो आपको पता है इसके 4 गुने से 5 ज्यादा होना चाहिए। तो 4 गुना कितना हो जाएगा अगर मैं इसका 4 गुना करूंगा तो कितना होगा 4x होगा और 5 डिग्री ज्यादा होना चाहिए। तो 4x और प्लस में यहाँ कितना आएगा आएगा नहीं। अगर कोई वैल्यू इसी से 4 गुना से 5 डिग्री ज्यादा है तो इसको मैंने x पहले मान लिया तो 4 गुना करेंगे 4x हो जाएगा 5 डिग्री ज्यादा होगा। आपको पता है कि इन दोनों का जो टोटल होगा कोटिपूरक कोण होते हैं तो टोटल कितना आता है 180 या 90। अगर कोटिपूरक कोण है ना ये दोनों तो फिर इनका टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से x की वैल्यू निकल आई 4x में से x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा और 5 डिग्री इधर माइनस कर दो कितना आ जाएगा 85। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई। आपको कोटिपूरक कोण निकालना होता कोई दिक्कत नहीं ये जो हमने निकाला ये क्या है कोटिपूरक। अब आप हो सकता है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि x की वैल्यू हम यहाँ लगा दें आ जाएगी कोण की वैल्यू 17 × 4 कितना होगा 68 68 और 5 कितना हो जाएगा 68 और 5 कितना होगा ये सोचने में इतना टाइम सैलरी लिख पाओगे 73 होगा नहीं होगा। तो आप वहां क्यों जा रहे हो जब आपको कोटिपूरक कोण पता है तो यही निकालो ना। मैंने क्या कहा 90 में से घटा दोगे पता लग जाएगा 90 - 17 कितना हो जाएगा। मैंने ज्यादा कठिन सवाल पूछ दिया लग गया 68 + 5 कितना होगा तो इतना क्यों सोचते हैं मतलब हम पूछते तो तुम्हें लगता है कि पता नहीं। करवा सकते हैं इससे नवी हम लोग की मेंटलिटी होती सुनते हैं और उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं कि डर के आगे जीते। कंपटीशन एक ऐसी दुनिया है कि डर के कभी नहीं जीते। डर के पता क्या होगा तुम्हें 5 सवाल आते हैं तो तुम 3 गलत करके आ जाओगे। अगर तुम डर के कर तुम्हें पता ही नहीं है कि डर रहे वहाँ काम है पता लगा 2 × 2 5 मिनट
ऐसा है जैसे दो वैल्यू है, इनका अगर टोटल है हमारे पास x प्लस वाई और डिफरेंस होगा तो x माइनस वाई। जब आप इनको ऐड करेंगे तो y कट जाएगा 2x बचेगा। तो यहाँ पर इन दोनों को जो ऐड करके लिखेंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू x की। जब हम घटाएंगे तो x कट जाएगा, y बच जाएगा। ये बोला, ये आपको जो डेटा दे रखा है ये 3 चीजों में डिग्री, ठीक है, फिर उसके बाद मिनट और फिर उसके बाद सेकंड, इस तरीके से। तो जब संपूरक कोण निकालेंगे तो 180 में से घटाने की जरूरत होगी, लेकिन आप 180 में से कैसे घटाओगे? तो मैंने इसको फिर मिनट और सेकंड में चेंज किया कि यहाँ से 1 डिग्री अगर हटा देंगे तो 60 मिनट बन जाएगा, फिर 60 मिनट में से 1 मिनट हटा देंगे तो इधर 60 सेकंड बन जाएगा, फिर उसके बाद घटा देंगे। कल मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना, सोच समझ आप बताना, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? एक रेडियन में कितने डिग्री? अपने आप लगाना, अपने ही पता लगा, गूगल करके देख लो। इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम अपने आप पता लगाओ, याद हो जाएगा। और एसएससी में पूछा है 2-3 बार, एक रेडियन बराबर कितना डिग्री? अब ये तो हिट रही थी तुमको, पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 180। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे वहाँ भी जरूर पड़ेगी रेडियन में। इधर का तो नोट हो गया होगा ना, पहला दूसरा क्वेश्चन।
आप यहाँ पे डायग्राम मैंने बना मतलब है क्योंकि आपको कुछ खुद ही नहीं समझ में आएगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, आपको एंगल बताना है, कुछ पैरेलल लाइंस के होंगे, ठीक है। तो पहले जरा यही समझ लेते हैं, जब भी पैरेलल लाइंस की बात होगी ना तो आपको दिया जाएगा इस तरीके से मेंशन होगा, जैसे एक लाइन यहाँ पर एल है और एक क्या है, तो ये लिखा हुआ होगा कि एल पैरेलल है। ऐसा मत करना पेपर में कभी भी कि आपको लग रहा है ये पैरेलल और आपने पैरेलल मान लिया, आपके लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एग्जाम में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तभी आप मानना, ठीक है। चलो पैरेलल लाइन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के बारे में एक बार मैं रिवाइज कर दूं। अब आपको केवल इतनी बात पता रखनी, अगर दो पैरेलल लाइन पे कोई ट्रांसवर्स लाइन खींची, ठीक है, तो आपको देखो यहाँ से जो एंगल देखते होंगे, मैंने कहा था कि अगर ये वाला एंगल होगा तो जितना ये वाला होगा उतना ही ये वाला, या फिर आप कह सकते हैं ये वाला और ये वाला। कुल मिला के आप कैसे याद रखेंगे, अगर पैरेलल लाइन है ना तो आप समझ लेना कि अच्छा एफ तो सभी लोग बनाते हैं, तो एफ के जो कॉर्नर वाले एंगल होते हैं ये बराबर किसी भी प्रकार से अगर पैरेलल लाइन काटेगी तो जैसे मैंने देखा यहाँ पर ये एफ बनना है, तो जो कॉर्नर वाले एंगल होंगे ये क्या होंगे, इक्वल, नीचे वाला नीचे वाले का, ऊपर वाला ऊपर वाले का। अब जैसे इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं ना तो ये वाला एंगल ऊपर वाले के बराबर होगा और नीचे वाला नीचे वाले के बराबर, ठीक है। दूसरी चीज आपको कभी जेड जैसी अगर आपको दिखा हो तो ये कॉर्नर वाले होंगे ये भी बराबर, जब पैरेलल लाइन होगी उसको कोई लाइन काटेगी तो लगभग ये जेड जैसी कोई फिगर बनेगी, तो ये कॉर्नर वाले होंगे ये बराबर। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ ये संगत कोड होते हैं, ये अल्टरनेटिव होते हैं, कुछ नहीं करना आपके लिए, इतना ध्यान रखो एफ बनना है तो ये बराबर होंगे, तो जेड बनना है तो ये। दूसरी चीज अगर पैरेलल लाइंस होगी तो उनके बीच में जैसे एक साइड में एक ही लाइन पर एक साइड में जो कोण बन रहे होंगे ट्रांसवर्स लाइन पर, उन दोनों का टोटल हमेशा 180 होगा। आप सवाल करते देखो यहाँ पर कैसे करना है, आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप जरा एक बात बताओ, ये जो आप देख रहे हैं दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पर बना दूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला 110 बनेगा तो यहाँ भी कितना बनेगा 110। मैंने कहा ना पैरेलल लाइन पे अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन बनाई जाती है तो झुकाव बराबर ही रहता है, जितना यहाँ पर होगा उतना ही। तो मुझे एक चीज पता लगी कि जो सी की वैल्यू है वो कितनी है, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं, ये वाली कितनी 110। अब ए निकालना है और बी निकालना है, दो चीजें बच गई। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर देखें, इसकी बात करना है, एक बात, ये एक सीधी लाइन दिख रही है आपको, और सीधी लाइन कितने डिग्री की होगी 180 डिग्री की होती है। तो इन दोनों कोणों का जो टोटल होगा यानी ए प्लस सी, दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होना चाहिए, तभी तो एक सीधी रेखा बन पाएगी, वरना बन ही नहीं पाएगी अगर 180 डिग्री नहीं हो रहा होगा। आपको सी की वैल्यू पता है कितनी है 110, सी की वैल्यू कितनी 110, तो अगर ए की वैल्यू निकाली तो 110 180 में से माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना डिग्री बचेगा। तो आपको एक और चीज पता लगे, ए की जो वैल्यू है वो कितनी डिग्री 70। दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक लीनियर पेयर का हो गया, एक पैरेलल लाइन का भी हो गया। अभी एक और लगेगा, ये आपको देखो क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, किसी भी ट्रायंगल में बाहर वाला जो कोण होता है, बाहर वाला कोण जो होता है अंदर वाले दोनों कोणों के टोटल के बराबर होता है। जैसे हमें पता है ये वाला 40 था और ये वाला कितना था 70, ये वाला कोण 70। तो ये जो बाहर वाला कोण होता है ये अंदर वाले दोनों कोणों के बराबर टोटल के बराबर होता है। 40 प्लस 70 होता है, 40 प्लस 70 कितना हो जाएगा 110। मतलब ये वाला जो कोण होगा ये हमारा कितने डिग्री होगा 110 डिग्री। अब रीजन पता है क्या, ये दोनों साइड में है, ऐसा मत सोचना इन दोनों का टोटल 100, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, पैरेलल वाली ये दोनों लाइन, ठीक है। फिर से आप समझो, अगर किसी ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे, ये वाला तो हमने पता कर लिया कितने डिग्री के बराबर है 70 डिग्री। किसी ट्रायंगल में बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, मतलब इन दोनों का टोटल होता है। वो रीजन में बता ही चुका हूँ, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का टोटल 180 होता है और एक सीधी लाइन होगी उसका भी टोटल 180 होगा। तो अगर इन दोनों का टोटल 180 और इन तीनों का टोटल 180, ये वाला एंगल तो कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों का टोटल इसके बराबर होगा, ठीक है। इसके लगा सकोगे कुछ दिमाग में, वर्टिकल अपोजिट एंगल बताया था मैंने कहा, दो लाइन एक दूसरे को काटेंगे तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, आप अलग ही बनाना, मैं बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर दो लाइन जैसे यहाँ से काट रही है, ठीक है, तो ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये बराबर होते हैं, ये बताया था। तो अगर ये वाला 4x है तो ये भी कितना हो जाएगा 4x, ये 2x है तो ये भी कितना हो जाएगा,
ये 3x है तो ये भी कितना हो जाएगा, सारे एंगल पता चले। या तो आप सबको जोड़ के 360 कर दो, क्योंकि एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री पे रोटेट होता है। या फिर आप एक सीधी लाइन कोई सी भी पकड़ लो, जैसे मैंने ये वाली लाइन पकड़ी, तो इस साइड में 3 एंगल दिख रहा है, 1 2 और 3, यानी कि 3x प्लस 2x और तीसरा एंगल कितना है 4x। अब बताओ एक सीधी लाइन है तो कितने डिग्री का एंगल होगा, तो 4 3 7 और 2 9x। 9x की वैल्यू अगर 180 डिग्री होगी तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 डिग्री। सिंपल सा, कोई सा भी एंगल निकालना हो तो निकाल नहीं सकते, x की वैल्यू अगर लगा दोगे तो निकल आएगा। अब अगर आप सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18x आएगा। अगर ये पूरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि इनको आप ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को, क्योंकि आपको केवल इतना काम करना था। ये 2x है तो ये भी कितना होगा, तो आपको एक सीधी लाइन जैसे ही दिखी तो एक साइड के जितने भी कोण होंगे इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा 180। ये ए ओ बी एक सीधी रेखा है। पेपर में तो जनरली क्या होता है कि हम तो क्वेश्चन करा रहे हैं, हमने नहीं लिखा। पेपर जब होगा आपके सामने तो लिखा होगा ए बी एक सरल रेखा है, वो ऐसी कोई बात छोड़ेंगे नहीं कि जिसपे आप डाउट कर सको। ए बी अगर एक सरल रेखा है तो मुझे पता है इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का टोटल 180 रखेंगे 3x और प्लस 5, दो ही तो कोण बन रहे हैं एक साइड में ये दोनों, तो 3x प्लस 5 और दूसरा कोण हमारा कितना है 2x माइनस। इन दोनों का टोटल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, अगर सरल रेखा है सीधी रेखा है तो कितना होना चाहिए, तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x 5x ही तो होगा। अगर आप 5 में से 10 घटाओगे तो क्या बचेगा, 5 में से 10 घटाएंगे माइनस का 5 बचेगा, और माइनस का 5 अगर दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। तो इधर जो है 180 था, 5 इधर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 5 का 3 बार और 5 का 7 बार। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, लेकिन x की वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे पूछा ये गया कि एंगल बताओ BOC कितना होगा। BOC का मतलब समझो B यहाँ पे है, O यहाँ पे है, C यहाँ पे, तो इनके बीच में जो एंगल बनना है ये वाला ही तो पता करना है आपको। इसकी वैल्यू निकालनी तो x का मान लगा दो यहाँ पर 37। 37 का डबल कितना होता है 74, 74 में से 10 घटा दो कितना आ जाएगा 64। तो एंगल BOC की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ x की वैल्यू पुट करना होगा, तब जाके आप बता पाएंगे। सर 40 प्लस 70 110 लिखा सही है यहाँ ठीक है, लिख दिया होगा ओके से ये हो गया। तो पैरेलल लाइंस वाले सवाल जो 3 है, तीनों आप देख लो ध्यान से, मतलब आप एसएससी के कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लेना, आपको बार-बार ये डेटा चेंज होकर सवाल देखने को। इसमें देखो पैरेलल लाइंस आपको बताइए कौन सी PQ और दूसरी पैरेलल लाइन कौन सी है। तो आप देखो पैरेलल लाइंस का मतलब एक दूसरे को कहीं काटेगी नहीं है। इसको बढ़ा दो आगे, PQ पैरेलल है किसके, अब आप देखो पैरेलल लाइन से तो मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा तो ये आगे नहीं काटेगी थोड़े ना इसको, और ये वाली लाइन पीछे हटा देंगे तो नहीं काटेगी, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, उसको थोड़ा पीछे बढ़ा दो, अब क्लियर हो जाएगी। अब आपको पता है अगर ये वाला कोण 130 डिग्री होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि आप देख लो क्लियरली दिख रहा है ना F जैसा कुछ, ठीक है। अब देखो 130 तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। निकालना कौन सा है, ये वाला एंगल निकालना है, क्यू आ रहा है 130 50 हो जाएगा, और होगा चेक करो, मुझे एक एंगल और नहीं होगा। बाकी आप नोट करो, चेक कर लो, फाइन हो जाएगा। ये वाला भी एंगल दे रखा है, ये वाला जो एंगल है ये हमें दे रखा है कितना 100। मैं एक बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन अलग और सलूशन उसका अलग है, वरना आपको पता कैसे लगेगा। क्वेश्चन जैसे हमारा ये था, ठीक है,
सोल्यूशन आप जब लिखेंगे तो दोबारा डायग्राम बना के लिखना, वरना पता ही नहीं लगेगा क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा। क्वेश्चन आप कोई कॉपी करो जिससे कि आपको ध्यान रहे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमें निकालना है। चलो आप समझो, लाइन आगे बढ़ा के हमें ये पता लग गया ना कि ये 130 डिग्री का जो एंगल है ना, तो यहाँ भी हमारा जो एंगल होना चाहिए कितना होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ, अगर दो पैरेलल लाइन है उसको कोई ट्रांसवर्स लाइन अगर काटेगी तो आप देखिए अगर एफ जैसा कुछ बनना होगा ना तो ये कॉर्नर पे जो एंगल बन रहे हैं ये सेम होंगे। ठीक, अब आपको पता है ये वाला एंगल पता करना है। ये ट्राइंगल दिख रहा है, क्यों है यहाँ पर आप कुछ भी ये वाला एंगल अगर आपको पता है, अगर ये वाला पता लग जाए तो फिर हम ये वाला बता पाएंगे, क्योंकि आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का बाहर वाला जो कोण होता है अंदर वाले दोनों कोणों के टोटल के बराबर होता है। तो एक सीधी लाइन अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखते हो, इसी को तो आगे बढ़ाए तो आपको पता होना चाहिए सीधी लाइन कितने डिग्री, 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये वाला जो कोण होना चाहिए कितने डिग्री का होना चाहिए, 70 डिग्री। दो कोणों का टोटल 180 तभी तो हो सकता है जब 110 ये वाला, तो ये वाला कितना होगा। तो अब यहाँ पर आप देखो अगर ये 70 है और ये वाला कितना है 130, तो आपको पता है कि अंदर वाले दोनों कोणों का जो टोटल होगा यानी 70 डिग्री, और ये जो अंदर आप एक कोण देख रहे हैं एंगल आर, ये वाला और ये वाला जो कोण होगा ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का जो टोटल होगा अपोजिट वर्टेक्स पर जो बहिष्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल होगा उसके बराबर होगा। तो ये बराबर किसके होना चाहिए 130 डिग्री। अगर ये 130 डिग्री के बराबर होगा तो एंगल आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 60। अब ये लिखने का अपने दिमाग से निकालो, कोशिश करो कि बिना लिखे ऐसी चीजें ऑब्जर्व हो जाए। 130 है तो ये भी कितना होगा, अब मुझे पता है ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों का टोटल 130 होगा। ये 110 है तो ये कितना होगा 70 और 60 जोड़ेंगे 130 नहीं आएगा, तो हमारा जो एंगल आर होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। इसको देखो, इसमें 3 लाइन है और तीनों पैरेलल एंगल, एक यहाँ पर ये वाला दे रखा है 30 डिग्री और एक ये दे रखा है। तो मैं अगर समझना है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। अब आपको दिखेगी तीनों लाइन पैरेलल, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लोगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, वरना आप सोचेंगे कौन सा एंगल किसके बराबर है। कौन सा एंगल निकालना है इसमें एल आर एस, यानी एल ये वाला है, आर ये वाला है और एस ये वाला। तो आप ये वाला एंगल निकालो। इसको कैसे निकालें, लाइन तो ये वाली इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, सोचो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो आपको पता है कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, मैंने अभी बताया भी था, मैंने कहा अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो एक साइड में जो एंगल बनेंगे, जैसे ये x और ये y, इन दोनों का टोटल कितना होगा 180।
इन दोनों का जो टोटल होगा वो 180 ही होगा, क्योंकि ये x होगा तो ये वाला भी तो x होगा। अगर ये वाला x होगा तो ये वाला कोण कितना होगा, x होगा, और ये y होगा तो इस कॉर्नर पे भी क्या होगा, क्योंकि आप देखो z बन रहा है ना, एक सीधी लाइन अगर बन रही होगी तो x प्लस y कितना हो जाएगा, 180। तो आप सीधे समझ लो ना कि ये वाला एंगल अगर पूछ रहा है तो ये तो 180 डिग्री इन दोनों का टोटल होगा ही होगा। आप 180 में से 155 घटा लो, 180 में से 155 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो एंगल होगा ये कितने डिग्री बचेगा, 25 डिग्री। इतना सरल तो पूछ है, पहला का केस है यही वाला, पहला का केस ये पूछा तो फिर तो ये डायरेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन दोनों का टोटल 180 हो जाएगा, मतलब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। चलो नहीं जरूरत थी तो कोई बात नहीं। इसको क्या करो, पहले x निकालना है फिर y निकालना है, इसको बोलता थोड़ी देर के लिए। आप सोचो ये x निकालना है, अगर मैं डायरेक्ट बता दूं तो फिर आपको क्या रख लिया, अगर ये निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ दिया करो, 42 प्लस 38, 42 और 38 कितना हो जाएगा, 80। अब ये हुआ कैसे, इसको साइड में समझ लो। अगर दो पैरेलल लाइन है ना इस तरीके से जो सेक बन रही हो तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन पे खींच दिया करो। अब आप बताओ यहाँ पर वही एंगल बनेगा जो यहाँ बनेगा, z बनना है, नहीं बनना है। अगर यहाँ x बनना होगा तो यहाँ भी क्या बनेगा, अगर यहाँ पर आप सोचो y बनना होगा तो यहाँ भी क्या बनेगा। तो आप इन दोनों को मिलाएंगे तो x प्लस y तो कहोगे, तो x और y को जोड़ दो सीधे पता लग जाएगा। लेकिन इधर वाला पता लग जाएगा, इधर वाला नहीं पता लगेगा। आप सोचो x प्लस y को जोड़ लेंगे, आप समझो अगर ये वाला एंगल निकालना है y लेंगे, आपको बताया था मैंने क्या कहा था कि ये पूरा जो होता है ये 360 डिग्री का ही तो सर्कल होगा, ठीक है। तो अगर इधर वाला 80 है तो 360 में से 80 घटा लो, पता लग जाएगा। 360 में से अगर 80 माइनस कर दोगे तो इधर वाला जो कोण होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 280 डिग्री। मतलब x की वैल्यू कितनी है, 80। वो तो इन दोनों को जोड़ने पे पता लग गया। y की वैल्यू तब निकलेगी जब 360 में से इधर वाला एंगल घटा लो। रिफ्लेक्स एंगल है ना इसका, ये तो हमारा कोण हो गया 80 डिग्री, इसका रिफ्लेक्स एंगल इधर बनेगा। 360 में से इसको माइनस कर देंगे, 280 डिग्री आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, डिफरेंस 280 और 80 का डिफरेंस कितना हो गया। अगर 280 और 80 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितनी डिग्री आएगा, 200 डिग्री आ जाएगा। इसको देखो ध्यान से, ये वाला कोण पूछा जाएगा, ऐसा एक एरो जैसे सेम दिख रही है, इस कोण को निकालना है। निकाल लो, आगे बढ़ा देंगे। अगर इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये वाला जो एंगल होगा ये वाला भी 100 तो एरो नहीं बनता सही से, ध्यान से समझना। इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, जैसे कि ये वाला कोण A है और ये क्या है y, तो ये वाला जो कोण होगा एक्सटीरियर एंगल हो गया। अरे इन दोनों इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ही तो है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अब सोच लो ये वाला सी है तो ये जो ट्रायंगल होगा इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, मतलब इन दोनों का सम होगा a प्लस b प्लस c। तो आप इसको एज अ कॉन्सेप्ट ही रख लो। कभी भी अगर आपको ऐसी कोई सेक दिख जाए, ठीक है, तो ये इंटीरियर एंगल अगर आपको मिल जाए, जैसे ये वाला a है, ये b है और ये वाला क्या है c, तो आप ये समझ लो कि जो बाहर वाला ये एंगल दिख रहा है ये तीनों के टोटल के बराबर होगा, a प्लस b। कई बार ऐसा हुआ एसएससी ने ये दो एंगल दे दिया, ये वाला दे दिया, तो ये वाला पूछा। अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हो तो जाएगा सवाल, लेकिन टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट इसको याद रखो ना, इन दोनों इन तीनों को ऐड ही तो करना है। 40 प्लस 52 प्लस 31 कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 5 3 8 और 4 कितना डिग्री होगा, 130 डिग्री।
इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मतलब प्रत्यक्ष ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा। इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा। सर्कल की दो चीजें आप बिल्कुल इतना प्रैक्टिस कर लेना, ये सवाल ये समझ लो कि आप अगर इस बार भी आप मान लो कि अभी जैसे 2024 में पेपर हुआ सीजन में, मेरे हिसाब से अगर 50 सिर्फ वाली होंगी तो 45 सिर्फ में पूछा जरूर होगा। एक एक पेपर में दो दो सवाल डाल देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपसे ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट के लिए पूछ लेते, दूसरा कुछ 2-3 सवाल के बाद डायरेक्ट सर्कल के दो दो क्वेश्चन कैसे करेंगे। पता कि इसमें ऐसा क्या दिखता है, सीधा सा फॉर्मूला याद करना है आपको। अगर लेंथ निकालनी है प्रत्यक्ष ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा, पहली बात तो ये समझो कि ये दोनों बराबर ही होगी। जैसे चाहे आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ले लो, चाहे आप ट्रांसवर्स कॉमन, दो ही खींच पाएंगे। अगर दो सर्कल है तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, दो ही तो खींच सकते हो, कोई तीसरी खींच सकते हो। ट्रांसवर्स का मतलब जो तिरछी होगी इस तरीके से, डायरेक्ट का मतलब एक तो सीधी सीधी रेखा इसको टच कर देगी, बस इतना ही अंतर है। ये दोनों की लंबाई बराबर ही होगी। अब चाहे आप यहाँ से AB और दूसरी हमारी कौन सी टेंजेंट C, ये दोनों की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर। अब ये निकालने का तरीका समझो कैसे। ये जो लेंथ है ना, ये डिपेंड करती है सर्कल की रेडियस और इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस। सेंटर मतलब जैसे इसका सेंटर O1 है, इसका तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान ली। अगर आप इसकी लंबाई निकालें तो डायरेक्ट आप निकालना सीखो, इस फॉर्मूले को याद रखें। केंद्रों के बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, बस एक सीधा सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं करना। अगर आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालनी तो ये भी दोनों बराबर होंगी, चाहे आप AB की लंबाई निकालो चाहे आप CD की निकालो, तो दोनों ही आपस में बराबर होगी। कैसे निकालना है, फॉर्मूला देखो ध्यान से, डिस्टेंस जो इनके बीच का है उसका स्क्वायर और यहाँ पर आपको लिखना है R1 प्लस R2 का स्क्वायर। अब देखो इसमें प्लस रहेगा और इसमें क्या रहेगा, इतना ध्यान रखें, इसमें प्लस होगा और इसमें क्या होगा, कौन सी लंबाई ज्यादा है, वो वाली या फिर ये वाली, सोचो अरे कौन सी ज्यादा आएगी, दोनों बराबर, नीचे वाली ज्यादा रहेगी। एक बात बताओ, यहाँ जो वैल्यू आप घटा रहे हैं वो ज्यादा है और यहाँ जो वैल्यू घटा रहे हैं वो कम है। कम घटाएंगे तो ज्यादा आएगी वैल्यू, ज्यादा घटाएंगे तो कम आएगी। इसकी लंबाई ज्यादा आएगी और इसकी लंबाई कम है। फिलहाल ये कभी ऐसे पूछता नहीं है, तो क्वेश्चन में करा रहे हैं प्रीवियस ईयर का जो पूछा है टेंजेंट की लेंथ आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। पेपर में आपको कोई चित्र वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस केवल समझने के लिए आप लिख लो कॉपी पे।
केंद्रों के बीच की दूरी डिस्टेंस दे रखी है कितनी, डी की वैल्यू दे रखी है, दोनों वृत्तों की त्रिज्या यानी r1 की भी वैल्यू दे रखी है और r2 सीधे सीधे समझो। आपसे कह रहा हूँ ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, लेकिन ये थोड़ा सा पता है कौन सी, लेकिन आगे आपको कंडीशन दे रखी है ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को नहीं काटती हो। आप ये बताइए केंद्रों को मिलाने वाली रेखा यही तो है, लेकिन ये वाली स्पर्श रेखा काट रही है इसको, लेकिन ये वाली स्पर्श रेखा इसको नहीं काट रही। तो अगर ये बोलते हैं केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को नहीं काटती हो तो आपको कौन सी टेंजेंट निकालनी, डायरेक्ट कॉमन, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी और सीधा सीधा फॉर्मूला है देखो अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। आप बताइए डिस्टेंस कितना दे रखा है, 61 माइनस r1 माइनस r2 यानी कि 35 में से आपको कितना घटाना है, 24। 35 में से 24 घटा के उसका स्क्वायर करना है। 61 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, एक बचेगा और 25 प्लस 11 26 और 1 37 और 25 सॉरी 35 में से 24 घटाएंगे 11 ही तो बचेगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 37 और 21 में से 121 आप माइनस करो, हमारे पास बचेगा सिर्फ कितना, 36 कितने का वर्ग होता है, 6 का, और 36 100 है ना, तो 100 कितने का वर्ग होता है, 10 का होता है, 6 गुणा 10 आ जाएगा, यानी कि इसकी जो लंबाई होगी वो कितने सेंटीमीटर होगी, 60। ठीक, इसको देखो त्रिज्या आपको पता है, एक r1 हो गई और एक r2 हो गई, उनके केंद्रों के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है तिर्यक ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला, अंडर केंद्रों के बीच की दूरी डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद माइनस और यहाँ आएगा r1 प्लस r2 का स्क्वायर। चलिए अब 10 तो डिस्टेंस इनके बीच में कितना है भाई, तो 10 का स्क्वायर तो रहेगा माइनस r1 प्लस r2 यानी कि 3 प्लस 4 होता है कितना, 7 और 7 का हमें करना है स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में से 49 घटाएंगे अंडर रूट में आ रहा है हमारे पास कितना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है।
मुझे केवल ये बताना, ये चार अलग अलग कंडीशन, यहाँ पर भी दो सर्कल, ठीक है, यहाँ पर भी दो सर्कल है, लेकिन ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं बाहर, और ये दो सर्कल अंदर से, ये दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रेट है, मतलब इनका केंद्र एक ही है, दोनों सर्कल का केंद्र एक ही है। तो आप मुझे ये बताओ कितनी स्पर्श रेखाएं आप यहाँ पर खींच सकते हैं अगर दो सर्कल का है? आपसे पूछता है एसएससी में, ठीक है, बोल देगा कि दो सर्कल एक दूसरे को बाय स्पर्श करके तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसमें तो आपको पता ही, अभी मैंने बताई, दो ये वाली और दो ये वाली, टोटल कितनी खींच सकते हैं? दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दो ट्रांसवर्स कॉमन, यानी कि टोटल आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? चार टेंजेंट खींच सकते हैं। अगर दो वृत्त आपको बता देता है अलग अलग, दोनों वृत्त एक दूसरे को कहीं टच नहीं करते, अलग अलग दो वृत्त है, तो कितनी टेंजेंट खींच सकते हो? चार स्पर्श रेखाएं कॉमन टेंजेंट, चार कॉमन टेंजेंट आप खींच सकते हैं। अगर बाहर से स्पर्श कर रहे हैं तो ये तो ठीक है, चलो एक ये वाली खींच हो गया, और एक आप इन दोनों वृत्तों को टच करते हुए सीधी लाइन बीच से खींचेंगे तो टोटल कितने बनेंगे? तो यहाँ पर आप केवल तीन कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं। इस वाले में अगर वृत्त अंदर स्पर्श कर रहे हैं तो जरा सोच के बताओ कितनी कॉमन टेंजेंट खींचेंगे? एक ही खींचेगी। ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों वृत्त टच कर रहे हैं, यहां से तो आप एक स्पर्श रेखा खींच पाओगे, बाकी आप कहीं भी खींच लो अंदर वाले को टच ही नहीं करेगी। अंदर आप खींचेंगे तो बाहर वाले को टच नहीं करेगी। तो केवल यहां पर कितनी? एक कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दो वृत्त एक दूसरे को अंदर स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं, तो उसमें केवल अगर कॉमन टेंजेंट पूछी जाए कितनी खींच सकते हैं, तो केवल एक ही खींच सकते हैं। यहाँ पर अगर दो वृत्त हैं और इन दोनों के सेंटर एक ही है, तो अब आप सोच के देखो, अंदर वाले वृत्त में कहीं भी स्पर्श रेखा खींचो, बाहर वाले वृत्त को नहीं टच कर सकती। कभी भी ऐसा हो सकता है इसकी स्पर्श रेखा यहाँ से टच करती है किसी को, तो यहाँ पर कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं खींच सकती। अब ये वाली जो कंडीशन है इसको जरा थोड़ा सा समझ लो। इस पे सवाल पूछा जाता है, जब दो वृत्त स्पर्श करेंगे ना एक दूसरे को, तो इसमें पूछा जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई, और वो थोड़ा इजी रहता है क्योंकि जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस होगी ये r1 प्लस r2 हो जाएगी, मतलब इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या को अगर मिला दें तो डिस्टेंस आ जाएगा दोनों। अब पूछी जाएगी ये वाली आपसे, ये जो आप AB देख रहे हैं इसमें यहाँ से बात करें तो ये r1 होगी और यहाँ से बात करें तो ये r2। यहाँ पर इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेना कोई जरूरी नहीं है। अरे जब एक दूसरे को टच कर रहे हैं सर्कल, तो इनके बीच का डिस्टेंस दोनों की रेडियस के सम के बराबर ही होगा। मतलब ये वाली क्या है r1, ये वाली क्या होगी r2। तो आपको यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी नहीं दिया जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट समझ लो, अगर यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछी जाती है तो उसकी लंबाई आप डायरेक्ट निकालना, तो कॉमन ही आ जाएगा, तो √r1 × r2, क्योंकि डिस्टेंस की जगह r1 प्लस r2 लगाओगे, r1 प्लस r2 के स्क्वायर में से r1 माइनस r2 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 4r1 r2 हो जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट हम बाहर निकाल लेंगे 2 आ जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे आप सोचो क्वेश्चन कर लो, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, जिनकी त्रिज्या
10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? अब देखो पता है कि बीच में डिस्टेंस दे रखा है, लेकिन बता दिया ना कि जो सर्कल है वो एक दूसरे को बाहर टच कर। तो इस केस में आपको पता है R1 कितना है हमारे पास 10 और R2 कितना है 15। आप सीधे निकालो कि अगर आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछी जा रही है तो आप सीधे सीधे 2 अंडर रूट R1 इंटू R2 सीधे यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 और R2 की वैल्यू कितनी है 15। 15 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 और 10 का मल्टीप्लाई कितना होता है 150। 150 में इसके आप ऐसे फैक्टर कर लो कि वर्गमूल निकाल पाओ। 25 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो 5 तो बाहर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर केवल कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी कि हमारा आंसर होगा 10 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर। हो गया सब किसी में से? हाँ ऊपर वाला